रेनू के कमरे से रोने की आवाज़ सुनती है। कविता तेज कदमों से कमरे की ओर गई। कविता ने कहा, क्या हुआ बहू? रेनू अपने आंसू छुपाते हुए बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो रेनू? क्या आज भी विजय ने कुछ कहा तुमसे? इतना परेशान तो पहले कभी नहीं होती थी। रेनू बता बेटा। रेनू ने आंसू पोंछते हुए कागज माँ को पकड़ा दिए। उसने किया क्या है? जल्दी बता मेरी बेटी, जान निकली जा रही है। सब खैरियत तो है ना? आपके बेटे ने तलाक का कागज मुझे दस्तखत करने के लिए दिया है कि दस्तखत करके मुझे दे दो, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रेनू ने रोते हुए कहा, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है कि तलाक दे दो, मैं नहीं रह सकता। तो किसके साथ रहेगा? इस मरे का तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग खराब हुआ जा रहा है। पर तू चिंता ना कर, मैं बाबूजी से बात करूंगी। नहीं होगा तो तेरे बाबूजी समझाएंगे। उसे मैं जानती हूँ, वो नादान है। हमारे समझाने से समझ जाएगा। तू चिंता ना कर, हम हैं ना तेरे साथ। तो परेशान क्यों होती है? तलाक के कागज ने कविता के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी। रेनू को सांत्वना देते हुए कमरे से बाहर चली गई। बाबूजी के पास पहुंची तो देखा कि बाबूजी सो रहे हैं। वहीं बैठ गई और सोचने लगी, ये विजय को क्या हो गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आने दो शाम को, आज खुद ही बात करती हूँ। कितने अरमानों से मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और रेनू के साथ उसका विवाह किया। बहू के घर आने से कितना कुछ बदल गया है। हमारे घर परिवार का कितना ख्याल रखती है। ये सब बातें उनके दिमाग में तैरे जा रही थी। अकेली बैठी कविता बाबूजी के जागने का इंतज़ार कर रही थी। बाबूजी की तरफ देखती तो सोचती, पूरी उम्र तो काम करते रहे, अब चैन की नींद सोए हैं। अरे ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं है, थोड़ी देर में जाग जाएंगे तब बात कर लूँगी। कविता बाबूजी को निहारते अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई। कुछ समय के बाद बाबूजी उठे तो देखा कि कविता बड़ी चिंता में उनके पैरों के पास हाथ में कागज लिए बैठी है। अरे क्या हुआ? तुम कब यहाँ बैठी हो? आराम ही कर लेती, बाबूजी ने कहा। क्या आराम कर लो? मेरी जिंदगी में आराम कहाँ है? अब तो मरकर ही आराम मिलेगा, कविता ने कहा। अरे आज ऐसी कैसी बातें करने लगी? मरे तेरे दुश्मन मेरा बुढ़ापा खराब करेगी। तू नहीं जानती, तेरे बिना मैं कुछ दिन भी ना जी सकूंगा। तू ये बता हाथ में क्या है? कविता ने कहा। ये कागज आगे करते हुए उदास स्वर में बोली, मैं ठीक हूँ, अपने को कोस रही हूँ कि ऐसी औलाद को जन्म दिया। देखो आपका बेटा तलाक के कागज पर साइन करने के लिए दे गया है बहू को। क्या कह रही हो तू? दिखा, मैं भी तो देखूं। तू कहीं कोई मुझ जैसे बूढ़े से मजाक तो नहीं कर रही? कहीं सठिया तो नहीं गई? विजय और तलाक, उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाबूजी ने कविता से कागज ले लिया और जैसे ही उसे पढ़ा उनके होश गुम हो गए और चश्मा उतार कर अपनी आंखों को पोंछते हुए साहस बटोर कर कहने लगे, कहाँ है? बुला मेरे पास, मैं भी तो बात करूं। अभी घर पर नहीं है, जब आएगा तो बुला दूंगी। बाबूजी बोले, कविता अब तू जाकर एक कप चाय बना, मेरा सर दर्द करने लगा। कविता रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी रेनू ने माँ के हाथ से भगोना ले लिया और कहा, माँ, तुमने मुझसे कह दिया होता, अब क्या तुम्हारे काम करने के दिन हैं? तुम आराम करो, मेरे रहते तुम काम ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने रेनू की ओर देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद बोली, जीती रहो, भगवान करे ऐसी बहू सबको दे। बोलते हुए गला भर गया। थोड़ी देर में माँ बाबूजी के लिए गर्म चाय लेकर रेनू बैठक में आ गई। ये क्या है बहू, तूने मुझे पहले से कुछ क्यों नहीं बताया? रेनू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बाबूजी आप चाय पी लीजिए। बाबूजी चाय पीने लगे। रेनू अपने कमरे में चली गई। बाबूजी चाय पीते पीते कविता से कहने लगी, क्या कमी है रेनू में जो विजय उसके साथ रहना नहीं चाहता?
विजय ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसके बाबूजी ने उसे आवाज़ लगाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाबूजी की आवाज़ सुनकर विजय बोला, बाबूजी आपने मुझे बुलाया? बाबूजी ने कागज़ दिखाते हुए कहा, ये क्या है? विजय उस कागज़ को देखता ही रहा और कुछ न बोला। बाबूजी ने देखा, कहा, देख विजय, हमारे कुल खानदान में आज तक ऐसा नाटक नहीं हुआ जो तूने किया। तुझे शर्म नहीं आई? ये तलाकनामा बहू को देते हुए जरा सोच, तेरे कर्म से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। घर परिवार और समाज में तलाक देने का कोई कारण भी तो हो, कि मन से यूं ही कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। विजय, अभी तुम्हारी शादी को समय ही कितना हुआ है। अगर विवाह करना ही नहीं था तो पहले मना कर देता। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। बेटा, मैं बीच में ही बोली, तू मेरे पास बैठ बेटा। उसके सिर पर हाथ रख फेरते हुए बोली, बेटा, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। हम दोनों के साथ साथ तेरा घर और मान मर्यादा का भी पूरा ख्याल रखती है। बेटा, हमारी जग हँसाई होगी और तू हम दोनों का बुढ़ापा क्यों खराब करने पर तुला है। बेटा, अगर कोई बात है तो तू हम दोनों से कर, मैं बहू को समझा दूंगी। लेकिन बेटा, ऐसा काम ना कर। विजय उठते हुए तेज आवाज़ में बोला, मुझे इसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। मैं इसे अब इस घर में नहीं देखना चाहता हूँ। मैंने तलाकनामा तैयार करा दिया है, अब तो इसे इस पर अपने साइन करने हैं। बाबूजी ने खून का घूंट पीते हुए धीरज रखते हुए कहा, बेटा, तलाक की कोई वजह होती है। हम ऐसे ही किसी पर गलत आरोप कैसे लगा दें? और तूने ऐसा करने से पहले हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे तो इसके पीछे कुछ और ही नज़र आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ और नज़र आ रहा है तो क्या? उससे शादी मैंने की है तो मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। विजय तेज आवाज़ में बोला था। आप क्यों उसका पक्ष ले रहे हो? सही कहा तूने, जो सही है उसको दोष और जो अपना है उसका पक्ष ले लो कि तू मेरा बेटा है। वो पराई है तो क्या? हम उसे पसंद करके लाए थे। वो इस घर में ही रहेगी, तू भी सुन ले। बाबूजी ने कहा, तो उसे आपने पसंद किया है, मैंने तो नहीं। आप इसे घर में रखें। मेरे घर में तो मेरे मन की, मेरे सपनों की रानी मधु आएगी। विजय तेज आवाज़ में बाबूजी से बोला। तो अब मैं समझा, हमारा बेटा किस मधुमक्खी के मीठे शहद के कारण ये सब कर रहा है। रेनू सभी की बातें सुन चुकी थी। उसने विजय से कहा, आप मुझे भला बुरा कह दो, पर बाबूजी को आपकी ऐसी बातें सुनने से कितनी तकलीफ हुई होगी, जरा ये तो सोचिए। वैसे भी आप उनके इकलौते लाडले बेटे हैं। लेकिन माँ बाप ने मुझसे आज तक कभी बुरा भला न बोला। उन्होंने आज मुझे तेरी वजह से कितना कुछ कह दिया। तूने उन्हें मेरे खिलाफ भरा है, लेकिन तू भी कान खोल के सुन, मैं तुझे एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरी माँ बाप को मुझसे छीन लिया, अब तू एक पल भी नहीं रह सकेगी। कहते कहते ही विजय ने रेनू की चोटी पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। रेनू उसे ऐसा ना करने की गुहार लगाती रही। इधर जब माँ और बाबूजी ने बहू की आवाज़ सुनी तो उसके कमरे की ओर दौड़े। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह उन्हीं का बेटा है। बाबूजी ने वहीं से चिल्लाया, विजय, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? तू आदमी है या राक्षस? लेकिन अब मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। तू कौन होता है इसे घर से बाहर निकालने वाला? यहाँ वही रहेगा जिसे मैं रखूंगा। अब मैं समझा, इसका जादू तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। माँ ने जोरदार तमाचा विजय के गाल पर रख दिया। खबरदार, जो तूने बाबूजी के लिए एक भी शब्द अपने मुंह से बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा निकलेगा। तू मुझे इतना कमज़ोर मत समझ। मेरे लिए अभी तेरे बाबूजी जिंदा हैं। इनके लिए दोबारा कुछ बोले तो मुझे तुझे इस घर से जाना होगा। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर
रेनू को उसने छोड़ दिया और अपने को अकेला समझकर घर से बाहर चला गया। विजय के घर से बाहर जाते माँ रेनू को सीने से लगाकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मेरा ना रहा। मैं उसे अपना समझती रही। वो तो हमें अपना पराया बनाकर चला गया। लेकिन तू चिंता ना कर, हम दोनों के रहते तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। सभी लोग रोए जा रहे थे। तभी बाबूजी बोले, सुन विजय की माँ, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी अच्छी है। हम बेकार में लड़का लड़का करके मर जाते हैं। लड़का चला गया, लेकिन बहू चिंता ना कर, जाने दे उसे। इस घर को अब तेरे नाम करूँगा। अब ये अब तक सोचता था वह इस घर का वारिस है, वह तो वायरस निकला। विजय घर से निकलकर अपनी फ्रेंड के पास चला गया। मधु ने उसका स्वागत करते हुए उसके आने का कारण जानना चाहा, तो विजय ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं अपना घर, अपने माँ बाप, पत्नी सभी को छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। उसे अच्छा तो नहीं लगा, पर वह विजय को कुछ कह ना सकी। अब मधु और विजय एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय बीता, पर विजय को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। माँ बाबूजी जब भी रेनू की सूरत देखते तो यही उम्मीद लगा रहे थे कि विजय का गुस्सा जैसे ही शांत होगा, फिर वह वापस घर आ जाएगा। माँ और बाबूजी से तो दूर रह नहीं सकता, बहू से नाराज हो सकता है, लेकिन मेरे पास वापस जरूर आएगा और अपने किए के लिए क्षमा याचना भी करेगा। लेकिन 10 दिन बीत गए। उन्हें अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे। उनकी परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन रेनू के माँ बाप को अपने घर बुलाया, साथ ही घर के गणमान्य लोगों को भी घर आने का निमंत्रण भेजा। सभी लोग अचानक आए इस निमंत्रण से हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। समय पर घर में सभी लोग पहुंच गए। उधर रेनू और माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि बाबूजी के मन में चल क्या रहा है। घर के हॉल में खाने आदि से निवृत्त होने के बाद बाबूजी ने कहा, आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ सलाह लेनी है और रेनू के भविष्य का फैसला करना है। इतना सुनते ही रेनू के माँ बाप के साथ सभी लोगों के मन में एक डर व्याप्त सा हो गया। वे सोचने लगे शायद बाबूजी बहू को कुछ कहने या घर से निकालने वाले हैं। तभी तो उन्होंने इसके माँ बाप को भी बुलाया है। तभी बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, संदीप जी, मैं आपके साथ आज अपने सभी गणमान्य लोगों का दोषी हूँ। आज मैं अपनी ओर से कविता की तरफ से आप सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ कि हम दोनों के रहते हुए मेरे नालायक बेटे ने न सिर्फ मेरी बहू का अपमान किया, बल्कि हम दोनों के दिलों को भी ठेस पहुंचाई। मुझे आप लोगों के सामने ये कहते हुए कोई शर्म नहीं कि मेरी बहू तो सीता है, पर मेरा बेटा विजय कभी राम न बन सका। दूसरी लड़की के लिए बहू और इस घर को छोड़कर चला गया। इतना सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने एक स्वर में कहा, बाबूजी, विजय ने ऐसा किया? सुनते ही बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बहू के भविष्य के बारे में आप लोगों से राय लेनी है, आप सभी की जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही रेनू के माँ बाप का दिल बैठ गया। मैं कभी बाबूजी को देखते तो कभी अपनी बेटी को, और सोचते इतना सब हो गया और मेरी बेटी ने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। कुछ देर में सभी लोगों ने बाबूजी से कहा, बाबूजी, क्या विजय को आपने समझाया नहीं कि शरीफ घर के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? मैंने और कविता ने उसे बहुत समझाया। संदीप जी ने कहा, भाई साहब, एक बार आप विजय को हम सबके सामने बुला लेते, हम सभी उसे समझाते, शायद हम लोगों की बात मान जाए। बाबूजी बोले, मैंने विजय और वकील साहब दोनों को बुलाया है, वह आते ही होंगे। आप लोग अपना प्रयास करें, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। एक आखिरी प्रयास और कर लीजिए, शायद ये घर बस जाए। यह कहकर बाबूजी वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए। अभी लोग आपस में मंत्रणा कर ही रहे थे कि घर का दरवाजा खुला। देखा तो सामने से विजय आ रहा था। आज उसकी चाल बदली बदली सी थी। विजय की माँ ने कहा, बेटा बैठ, तू अभी भी मुझसे नाराज है?
मेरे पास बैठ। विजय माँ के पास ही कुर्सी पर बैठ गया। सभी लोगों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया और सोचने लगा कि बाबूजी ने मेरा तमाशा बना दिया। मैं घर नहीं अदालत में कैदी की तरह आया हूँ। सोच ही रहा था कि विजय की फूफा जी ने कहा, बेटा ये सब क्या है? तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुम्हें शोभा नहीं देती। अन्य लोगों ने भी उसे अपने अपने तरीके से अपनी बात कही, लेकिन विजय पर तो जैसे इन बातों का कोई जवाब ही नहीं पड़ रहा था। समय बीतता जा रहा था। दोनों लोग अपने-अपने तफ्तीश कर रहे थे। अंत में विजय ने कहा, मैं आप लोगों की पंचायत में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया। मैं मधु के साथ बहुत सुखी हूँ और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। रेनू के पिता ने उसके पैर पकड़ लिए। मेरी बेटी का सोचो, मुझ पर दया करो, कहाँ जाएगी वह? मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? क्या कहूँगा गांव वालों को? मेरी लड़की का क्या दोष है? कैसे बीतेगी उसकी जिंदगी? कौन शादी करेगा तलाकशुदा से? विजय ने रेनू के बापू को धकेलते हुए बोला, तुम्हें इसकी चिंता की क्या जरूरत है? इससे सभी लोग सन्न रह गए। बाबूजी वकील साहब के साथ कमरे से बाहर आ गए। मुझे इससे और क्या आशा करनी चाहिए? इस पर इश्क का भूत सवार है ना? आप लोगों ने देख लिया इसका व्यवहार, ये सब कुछ भूल गया, मान मर्यादा सब कुछ। तू एक के लिए पूरा परिवार छोड़ सकता है, तो आज मैं भी सभी लोगों के सामने ये घोषणा करता हूँ कि आज से और अभी से तेरा परिवार से कोई वास्ता नहीं और मुझ पर और तेरी माँ पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं। वसीयतनामा में ये सब कुछ लिख दिया है। वकील साहब आप अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। वकील साहब ने सारी शर्तें वसीयतनामा में पहले से ही लिख रखी थी। उस पर बाबूजी के हस्ताक्षर के साथ गवाहों के हस्ताक्षर भी वकील साहब ने करा लिए। इतने पर भी विजय ने ये कहते हुए घर छोड़ा कि तुम्हें जो करना है वह करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अरे जब तुम मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं भी तुम्हें अपना नहीं समझता। तुम लोगों से तो मधु और उसके परिवार वाले ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे समझा। विजय के जाने के बाद सभी लोग दुखी मन से वापस अपने घर चले गए। रेनू और उसके माता पिता और सास ससुर जी घर पर रह गए। बाबूजी ने कहा, समधी जी, अब आप रेनू को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। रेनू के पिता ने उनके हाथ जोड़े और निर्णय रेनू पर छोड़ दिया। उसकी सास ने उसका बैग तैयार कर दिया तो रेनू अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी सास को गले लगाते हुए बोली, माँ मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरे लिए अपने लड़के को त्यागा है और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं माँ नहीं, अब ये घर ही मेरा घर है। ऐसी ससुराल हर एक को नहीं मिलती। मैं आज धन्य हो गई हूँ कि मुझे एक नहीं दो दो माँ बाप मिले हैं। आपने अपने असूलों के लिए अपना बेटा छोड़ा और मैं अपने धर्म के खातिर अपना मायका छोड़ रही हूँ। आप जाओ, अब यही मेरा अपना घर है। ये मेरे माँ बाप से बढ़कर हैं। अब मुझे इनकी सेवा करनी है। संदीप ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी आज मैं धन्य हो गया। आज तूने हमारे घर की नहीं बल्कि दोनों घरों की लाज रख ली। मुझे खुशी है। खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। ये कहकर वह अपने घर वापस चले गए। इधर रेनू अपने सास ससुर का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगी। अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर उसने एक स्कूल में टीचिंग भी करना प्रारंभ कर दिया। उधर मधु और विजय में खटपट रहने लगी। मधु ने विजय को छोड़ दिया। उसने उससे कहा, जब तुम अपने माँ बाप के ना हो सके जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया तो मेरे क्या होगे? तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हो। आज विजय काफ़ी परेशान था। उसे अपने किए का पश्चाताप होने लगा। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए और एक दिन अचानक विजय के बाबूजी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह स्वर्ग सिधार गए। विजय को अपने बाप की मृत्यु का समाचार मिला। दुखी मन से अपने घर पहुंचा। उसके बाबूजी का शव रखा हुआ था। सभी लोग उसे देखकर चकित रह गए। वे
आंखों में आंसू लिए गर्दन झुकाए अपने बाबूजी को देखता रहा और उनके पैरों में बैठ फूट फूट कर रोने लगा। जब बाबूजी को ले जाया जाने लगा तो कंधा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी माँ कविता ने उसे रोक दिया और कहा कि वह लोगों के कंधे पर विदा नहीं करना चाहती। उनको कंधा देने के लिए इनका बेटा है ना। सभी लोग कविता की ओर देखने लगे और तभी कविता ने रेनू को आवाज़ लगाते हुए कहा, बेटा, अपने बाबूजी की रस्मों को पूरा कर। वह तो तुझे अपना बेटा ही मानते थे ना, तो तू ही उन्हें मुखाग्नि देना। ये सुनकर लोगों के अलावा उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। विजय शव यात्रा में शामिल तो हुआ, किंतु आम लोगों की तरह बेटा होने का फर्ज अदा न कर सका। दाह संस्कार के बाद सभी लोग वापस घर आ गए। विजय बाबूजी की चिता को एकटक से देखता रहा। आज सारा घमंड काफूर हो गया। उठकर आकाश की ओर देखने लगा और सोचने लगा, प्रभु, मैं भी कैसा बदनसीब हूँ, जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली हाथ हूँ। मैंने सबका दिल दुखाया, मुझे भला तू कैसे माफ़ कर सकता है। सच में मैं आज अपनी इस दशा का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे इससे भी कठोर सजा दे। विजय की इस भूल का प्रायश्चित फिर कभी संभव ना हो पाया, कभी नहीं।